अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पाकिस्तान। हमने जो एक सिलसिला शुरू किया है पाकिस्तान की तारीख का और पाकिस्तान में सियासी अमल का, और ख़ास तौर पे हम उन मेहमानों से आपका रब्ता करवाते हैं जो पाकिस्तान की तारीख के साथ और पाकिस्तान के बड़ा होने के साथ साथ ही पाकिस्तान की पूरे सियासी अमल में खुद शरीक रहे, जो पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान के बदलते हुए हालात, पाकिस्तान में अवामी मुश्किलात या पाकिस्तान में हुक्मरानों की जो जितनी भी तारीख है, उनके ख़िलाफ़ जितनी भी अवामी मूवमेंट्स बनी, उनका तकरीबन शुरू से ही हिस्सा रहे, जिन्होंने पाकिस्तान को बनते, उभरते, टूटते और बिखरते भी देखा। आज हमारे साथ ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद हैं जो पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर नज़रियाती सियासत पर हमारे साथ बातचीत करेंगे। पाकिस्तान में कौन कौन से नज़रियात की सियासत होती रही, किस नज़रिए ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और कौन पाकिस्तान को खाता रहा, कौन पाकिस्तान को बचाता रहा, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब शौकत चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। शौकत चौधरी साहब अयूब खान से तलबा सियासत का आगाज़ करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में नज़रियाती सियासत का वो एक बहुत बड़ा नाम, मारूफ नाम बनकर सामने आते हैं, जिन्होंने आज तक अयूब खान से लेकर आज तक ही पाकिस्तान की सियासी, नज़रियाती, अवामी सियासत की है। तो आज उनसे पूछेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान की सारी तारीख के, क्योंकि वो ऐनी शाहिदीन में से हैं, तो उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ तक पहुँचा और मुस्तकबिल पाकिस्तान का क्या है। सर, मैं आपसे पूछूंगा, अयूब खान जिसे तलबा नहीं हटाया बेसिकली, लेकिन क्रेडिट कुछ और लोग ले लेते हैं, कुछ पार्टियां ले लेती हैं। मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले उस वक्त जो अयूब खान की सियासत थी, उससे जो पहले थोड़ा से मामला थे पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान में जैसे हिंदुस्तानी लीडर कहते थे कि इतनी जल्दी तो हम अपनी धोती नहीं बदलते, तहमद नहीं बदलते जितनी जल्दी इनके लीडर्स बदल रहे हैं। ये पाकिस्तान की कायदे आज़म की वफ़ात के बाद और इस सारे नहज में किस तरह पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा कि हम लीडर्स भी बदल रहे थे, उनको गद्दार भी करार दे रहे थे, लीडर काफिर भी करार दिए जा रहे थे। आपकी सियासत से पहले, क्योंकि माशाल्लाह आप साहिब मुताला शख्स हैं, तो हमारी नौजवान नस्ल के लिए ख़ास तौर पर यह सवाल है कि हम इस नहज तक कैसे पहुँचे थे। देखिए, मामला ये है कि पाकिस्तान, आप समझ लीजिए कि बरतानवी जो इक़्तिदार था, उस इक़्तिदार का ये तसलसल मैं कहूँगा इसे, कि तकसीम तो हो गई पाकिस्तान, लेकिन वो जो एडमिनिस्ट्रेशन थी यहाँ की, जितने भी काम करने वाले लोग थे मैनेजमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, वो वही थे जो बरतानवी हुकूमत ने ट्रेन किए थे। बरतानिया चूँकि एक डेवलप कंट्री था और उसने हिंदुस्तान के अंदर अपने उस पूरे नज़रिए को भी अपने साथ को लाया। मतलब ब्यूरोक्रेसी उसने हिंदुस्तान में मुतारफ़ करवाई, उसने फ़ौज का एक डिसिप्लिन अदारा हिंदुस्तान में मुतारफ़ करवाया, और इस तरह उसने यहाँ एक जदीद इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी उसकी बुनियाद रखी। तो ये सारे काम उसने किए, अदालती निज़ाम उसने बनाया, और वो ज़मीन जो कि मुग़लों के दौर में और मुग़लों से पहले जो हुक्मरान थे उनके दौर में बादशाह की मलकियत होती थी, उसने वो फ़र्द की मलकियत की तरफ उसका रुझान जो था वो उसको कुर्बान चढ़ाया, और ज़मीन का इंतकाल जो था वो अंग्रेज़ ने शुरू करवाया कि वो ज़मीन जो है वो, वैसे तो जो भी मुल्क, कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क को फतह करता है तो उस मुल्क की हर चीज़ का वो मालिक होता है, उसको उसे जब फतह करता है फातह है और दूसरा मफ्तू होता है, तो मफ्तू का किसी चीज़ पे हक होता नहीं है तारीखी तौर पे। बल्कि तुर्कों के बारे में तो ये कहते हैं कि जहाँ तुर्क ने तलवार से जो इलाका फतह कर लिया वो तुर्कों का है। ये तुर्कों की एक पुरानी रवायत थी, तो ये रवायत बाकी ममालिक में भी, कौमों में भी इसी तरह थी। तो हिंदुस्तान में ये अंग्रेज़ का दौर रहा, और अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान को, जहाँ हिंदुस्तान की बेइंतहा एक्सप्लॉयटेशन की, वहाँ उसने हिंदुस्तान को एक जदीद निज़ाम से भी मुतारफ़ करवाया। मतलब कि 1516 में ग़ालिबन अंग्रेज़ हिंदुस्तान में ताजर के हैसियत से आया, फिर प्लासी की जंग उसने जीती, और फिर वो करते 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 वो आखिर एक लंबे अरसे के बाद जंग लड़ते लड़ते पंजाब को फतह करके आखिर में सब में उसने पंजाब को फतह किया, और पंजाब को फतह करने में उसे 90 साल का अरसा कम अज़ कम, सबसे आखिर में पंजाब फतह हुआ। फिर वो उसने अपना निज़ाम बनाया, ब्यूरोक्रेसी बनाई। अब उसी एडमिनिस्ट्रेशन ने जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का इंतज़ाम संभाला, क्योंकि वही, मैं ये सारी तमहीद बांधने का मेरा मकसद ये था कि वही फ़ौज, वही ब्यूरोक्रेसी और वही इंतज़ामिया सारी की सारी, वही पुलिस, उसने पाकिस्तान का इंतज़ाम संभाला, इस तरह हिंदुस्तान का इंतज़ाम भी संभाला। और वहाँ कांग्रेस की जो सिविलियन लीडरशिप आई वो कांग्रेस की आई, और यहाँ कायद-ए-आज़म
मुस्लिम लीग के हवाले से जो आए। अब यहाँ एक फ़र्क हमें पहले दिन से ये नज़र आता है कि मुस्लिम लीग हमें कोई बहुत मुनज़्ज़म जमात नज़र नहीं आती, क्या हमें पाकिस्तान के वक्त भी। उसके मुकाबले में कांग्रेस हमें एक बाकायदा मुनज़्ज़म जमात नज़र आती है, वो उसके पास एक पूरा सिस्टम है हिंदुस्तान को चलाने का, जबकि कांग्रेस के पास कोई बज़ाहिर, मुस्लिम लीग के पास बज़ाहिर कोई सिस्टम नज़र नहीं आता, लेकिन एक विजनरी लीडर उनके पास ज़रूर है कायद आज़म की शक्ल में, जो ऑक्सफोर्ड बरतानिया के पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं और वो दुनिया के जदीद उलूम से वाकिफ़ हैं। तो अब वो कायद आज़म इत्तेफाक है, पाकिस्तान की बदनसीबी है। उनकी जो पहली तकरीर थी जो उन्होंने यहाँ पे आके की है 11 अगस्त को, वो तकरीर जो थी वो उनके लिए रहमत भी बनी, इस खित्ते के लिए रहमत भी बनी और जहमत भी बनी। मतलब उस तकरीर से ही इस खित्ते का मुस्तकबिल मेरा ख्याल तय हो गया कि वो फोर्सेस जिन्होंने इस खित्ते को बनाने में किरदार अदा किया था और जिनके मकासद थे कि हिंदुस्तान को तकसीम हमें करना है, और हमें हिंदुस्तान को तकसीम इसलिए भी करना है कि कल को कम्युनिज़्म का ख़तरा जो है वो हिंदुस्तान की तरफ ना बढ़े। तो पाकिस्तान को बीच में एक ऐसे लगता है कि जैसे एक बफर स्टेट के तौर पे रखा गया कि कम्युनिस्ट वर्ल्ड और हिंदुस्तान, इसके दरमियान में एक बफर स्टेट जो थी वो बनाई गई, जिसे पाकिस्तान कहा जाता है। यानी कि वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल कोई नहीं करता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद इसको बफर स्टेट के तौर पे रखा गया। तो कायद आज़म के साथ जो लोग थे उस वक्त, जो उसने तकरीर की कायद आज़म ने, वो तकरीर उसने बड़ी लिबरल, बड़ी डेमोक्रेटिक तकरीर, क्योंकि बरतानिया का एक कमाल तो था कि बरतानिया में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वहाँ की जो हुकूमतें बनी थी और वहाँ जो लेबर पार्टी का रोल था, वहाँ की तरक्की पसंद तहरीक का रोल था बरतानिया के अंदर, उसने वहाँ पर डेमोक्रेसी को बहुत प्रमोट किया था। और डेमोक्रेसी बहरहाल एक बड़ा लोगों के मतलब के पसंदीदा लोगों का वो निज़ाम हुकूमत था, लोग उसे नापसंद नहीं करते थे, पसंद करते थे। तो कायद आज़म उस माहौल में पढ़ लिख के आए थे, और यहाँ भी जो उनकी तकरीर थी वो उसी पे थी कि भी सबके मज़ाहिब जो है उसके मुताबिक उसकी ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है। और उनकी जो कैबिनेट थी, वो कैबिनेट भी आप देखें तो उसमें सभी लोग थे। उसमें पाकिस्तान के अंदर आज जो लोग आपस में फिक्री बुनियादों पर लड़ते हैं वो कायद आज़म की कैबिनेट का हिस्सा थे, और उसमें हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, सभी लोग थे। कायद आज़म की जल्दी जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए, शायद पाकिस्तान के नसीब में यही था। लियाकत अली ख़ान आए तो उस वक्त कायद आज़म के ज़माने में भी एक बात बहरहाल आई सामने कि कायद आज़म यूरोप और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते थे। कम्युनिस्ट वर्ल्ड के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात बनाने का कोई रुझान नहीं था पाकिस्तान में। कायद आज़म के बाद लियाकत अली ख़ान बरसेकदार आए, तो लियाकत अली ख़ान भी, उनका रुझान भी जो था वो कम्युनिस्ट दुनिया की बजाय अमेरिका की तरफ और यूरोपियन जो ब्लॉक था उसकी तरफ ज़्यादा था। और वो जो दावत का भी एक बहुत मशहूर वो मामला है कि एक दावत उनको अमेरिका की तरफ से आई और एक दावत उनको रूस की तरफ से आई, और पहले रूस की तरफ से आई। तो रूस जाने का प्रोग्राम भी उन्होंने बना लिया, बाद में रूस जाने का प्रोग्राम उन्होंने छोड़ दिया और वो अमेरिका चले गए। और इत्तेफाक की बात है कि वो भी शहीद हो गए, एक जलसे में उनको गोली मार के मार दिया गया। तो अब ये दोनों कायदीन जो पाकिस्तान के थे ये, उसके बाद पाकिस्तान का जो हुकूमत का जो निज़ाम था वो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चला गया। यहाँ पर एक बहुत बुनियादी नुक्ता है जिसे समझने की ज़रूरत है कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और मुनज़्ज़म जो तबका था वो ब्यूरोक्रेसी। फौज कोई बहुत ताकतवर अदारा नहीं था, फौज तो बहुत आप कह लें कि बेसरो सामानी के आलम में हिंदुस्तान से आई थी, और उसके पास कोई बहुत जदीद हथियार भी नहीं थे और तादाद भी उसकी कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन ब्यूरोक्रेट बहुत ट्रेंड, क्योंकि बरतानिया ने सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी बनाई और ब्यूरोक्रेसी को जो इख्तियारात उन्होंने दिए थे वो इतने इख्तियारात दिए थे कि ब्यूरोक्रेसी जवाबदेह थी ताज बरतानिया को, जैसे कि वायसराय भी शायद उनसे उस अंदाज में जवाब तलबी नहीं कर सकता था, उसे ताज बरतानिया के मताहत थी ब्यूरोक्रेसी। तो बड़ी वेल पॉलिश, वेल ट्रेंड, उन्होंने बहुत सेलेक्ट करके लोगों को वो ब्यूरोक्रेसी में लाते थे। तो ब्यूरोक्रेसी बहुत ताकतवर थी, फौज कुछ नहीं थी उसके अंदर। लेकिन जब उसी दौरान कश्मीर में वाक़या हुआ कश्मीर का, कि जब कश्मीर के इलाक़ का मामला चला कि जो कश्मीर का जो हिस्सा जिसे कि हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, उसके इलाक़ का मामला चला और वहाँ का कहा यह जाता है कि उसके राजा ने जो था वो हिंदुस्तान के साथ वायदा कर लिया। ये भी एक बात फैली हुई है, राजा ने तो अभी फैसला ही नहीं किया था, तो उससे पहले ही
पाकिस्तान के कुछ इलाकों के लोग उन इलाकों में दाखिल हो गए जिन्होंने वहाँ जहाज शुरू कर दिया। ख़ासतौर पे हमारा जो ये नॉर्दर्न एरिया है, पख्तूनख्वा जिसे आजकल हम कहते हैं, इस इलाके के जो बहुत मिलिटेंट लोग थे वो अपने जोश जज्बे में वो उस इलाके में दाखिल हो गए। स्टेट परमिशन से गए थे? उसमें बस है कि कहीं ना कुछ तो होगा जो वो इतनी बड़ी तादाद में गए। इतनी बड़ी तादाद में मुसल्लह लोगों का मूव करना बाहर आसान नहीं होता। फिर पाकिस्तान आर्मी ने भी अपना जो है वो उसमें रोल प्ले किया होगा। तो लेकिन जो CNC थे वो अंग्रेज़ थे, तो उन्होंने बाकायदा फौज की को वहाँ भेजने से इनकार कर दिया था। जनरल ग्रेसी ने, मैं कायद आज़म के हुक्म को भी उन्होंने नहीं माना था। तो वो लेकिन उस जंग में कुछ वाक़यात ऐसे रूनमा हुए तो ठीक है, वो बाद में फिर कश्मीर तकसीम हो गया, 2 हिस्सों में कश्मीर चला गया। फिर यूनाइटेड नेशन की फ़ौजें वहाँ आ गईं, उन्होंने कहा जी आप जो है वो इससे शबाब राय करवाएँ, हम करवाएंगे, और फिर जिस तरफ लोगों के वोट ज़्यादा डलेंगे कश्मीर का फैसला वैसे किया जाएगा, जो आज तक ना हो पाया। जंग बहरहाल रुक गई और ये एक आज़ाद कश्मीर बन गया, और एक हम जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं वो बन गया। वहाँ वो पहली दफ़ा फ़ौज को इस बात का एहसास हुआ कि हम कमज़ोर निकल गए। और ये वो पीरियड है कि जब अमेरिकन ये फैसला कर चुके थे कि हमें पाकिस्तान को बाकायदा कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है। फिर 1953 का गालबन ये टाइम है, लगभग जो है वही पीरियड है। तो पाकिस्तान के साथ फिर अमेरिकन ने जो है वो फ़ौज के साथ दी, और पहली दफ़ा फ़ौज को उन्होंने जदीद असला भी दिया और पैसे भी दिए। तो फ़ौज को पहली दफ़ा एहसास ये हुआ कि ये मामला तो जो है वो इस अंदाज में भी चलाए जा सकते, और फ़ौज ब्यूरोक्रेसी से फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे निकल गई। ब्यूरोक्रेसी जो थी वो फ़ौज से पीछे रह गई। हालांकि वो ब्यूरोक्रेट्स ने बाद में इक़्तिदार में भी कोशिश की आने की, इक़्तिदार में आए भी ब्यूरोक्रेट्स, लेकिन वो इतनी रेशादवानियाँ रहीं, अंदरूनी खाना इतनी साजिशें हुई कि नेहरू को ये जुमला बोलना पड़ा कि मेरी इतनी धोतियाँ हम तब्दील नहीं करते जितने पाकिस्तान के हुक्मरान तब्दील हो जाते हैं। और 1956 तक ये मामला रहा, लेकिन इस दौरान फ़ौज अपने पूरे अंदाज में फैलती चली गई, और अमेरिकन जो थे वो फ़ौज के साथ अपने राशन को बढ़ाते चले गए। और फिर वही वो पीरियड है कि जब हमने बैनुल-अक़वामी जो मुआहदे थे अमेरिका के सीटों सेंटों के, उनमें भी शमूलियत इख्तियार की। और फिर वो जनरल अयूब खान जो थे वो चूँकि फील्ड मार्शल थे, वो अंग्रेज़ चले गए, तो फिर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आ गए जनरल अयूब खान। तो फिर ये अमेरिका के दौरे पे भी गए और बहुत उनके चहेते ये कहवाए, और फिर पाकिस्तान बाकायदा एक मतलब कि समझे कि पाकिस्तान को एक एंटी कम्युनिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। और उसके बाद फिर फ़ौज की डोमिनेशन इस इलाके में शुरू हो गई। अब डिसिप्लिन फ़ौज की एक बात एक समझने की है कि उस वक्त ये एक सेकुलर माशरा था, मतलब कि यहाँ पर मौलवी की कोई गिरफ्त नहीं थी। ये हमारा बचपन है, ये जब और बचपन मुझे काफ़ी हद तक याद है आज। तो मौलवी की कोई गिरफ्त नहीं थी, मौलवी था, मौलवी का एहतराम भी था। ये नहीं कि मौलवी से कोई नफरत करते थे लोग, मौलवी का एहतराम भी था। सपारा पढ़ने मौलवी के पास ही हम जाते थे, और निकाह भी मौलवी पढ़ाते थे, जनाजा भी मौलवी पढ़ाते थे, जुमा भी उन्हीं के पीछे पढ़ा जाता था, और सब कुछ था। और लोग अपने अपने फ़िक़े के मौलवियों की मसाजिद में भी जाते थे। लेकिन मौलवी साहब उस वक्त तक मस्जिद की हदूद तक थे, मौलवी साहब इससे आगे नहीं थे। तो लेकिन जो माशरा था मजमूई तौर पे वो काफ़ी सेकुलर था, और इसमें मेले भी होते थे, त्यौहार भी होते थे, लोग जो है वो दिन बहुत से मुख्तलिफ किस्म के दिन भी मनाते थे, क्योंकि हिंदुस्तान के एक बाकायदा उससे जॉइंट माशरे से आए थे, मुश्तरका इकट्ठे रहते हुए लोग आए थे। वो रस्में जो हिंदुस्तान में होती थी उन सारी रस्मों को यहाँ भी मनाया जाता था। मुझे याद है कि उस वक्त होली भी होती थी, दिवाली भी होती थी, बसंत भी होती थी, ईद भी होती थी, और ये सारे त्यौहार होते थे और लोग मनाते थे। फिर मेलों पे त्योहारों पे लोग बड़ा नाचते गाते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब कि लुटियाँ डालियाँ जा रही हैं, डांस हो रहे हैं, और मतलब कि औरतें मर्द भी जा रहे हैं, और पर्दे का भी बहुत ज़्यादा रिवाज नहीं था। जो औरतें पर्दा करती थी, जो नहीं करती थी। कोई सख्ती नहीं थी कि ये आपने लाजमी पर्दा करना है, और कोई बहुत पढ़ा लिखा मुआशरा भी नहीं था कि हम कहें कि जी कम इल्मी की वजह से ये हो गया या कम इल्मी की वजह से वो गया। उस वक्त भी पाकिस्तान को बहुत पढ़ा लिखा नहीं मुआशरा था, क्योंकि अंग्रेज़ भी पूरे हिंदुस्तान को एजुकेट करके नहीं किया था, उसने भी एक मखसूस तबके को एजुकेट किया था, और जो निज़ाम तालीम उसने बनाया था वो पूरे हिंदुस्तान को तालीम याफ्ता नहीं कर पाया था। अगर वो पूरे हिंदुस्तान को तालीम याफ्ता करके गया होता तो फिर पूरा हिंदुस्तान तालीम याफ्ता होता। ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के बहुत से पसमानदा इलाके आज भी मौजूद है जहाँ स्कूल आज भी नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ ने वहाँ स्कूल नहीं बनाया था तो फिर स्कूल बना भी नहीं हुआ, और बहुत इलाके हैं। तो सर पाकिस्तान
जिस वक्त तो बना उस वक्त खास तौर पे कम्युनिज्म की, सोशलिज्म की बड़ी धूम थी, पूरी दुनिया में फैल रहा था, सरहदें अबूर कर रहा था। यानी कि रशियन रेवोल्यूशन ने बड़ा एक तूफान बर्पा किया हुआ था, खास तौर पे आलमी साम्राज्य के जहनों में और दिलों में वो घबराए हुए थे। फिर ये सवाल बनता है कि पाकिस्तान को बफर स्टेट के तौर पे बनाया गया, रिचर्ड एटली और ये सारे इनकी मर्जी से बना। फिर एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये आता है कि जैसे डॉक्टर जावेद इकबाल, जो अल्लामा इकबाल के साहबजादे हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान कांग्रेस ने बनाया। हम कहते हैं कि पाकिस्तान बना ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर, और कायदे आज़म मजहबी बनाना चाहते थे जी, ये इस्लाम का किला है और इस्लाम का तजर्बा गाह है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब देखें उसमें सारे मौलवी, अताउल्लाह शाह बुखारी, मौदूदी और जमीयत उलमा इस्लाम, ये सारे पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। इस कन्फ्यूजन को आप कैसे देखते हैं कि हकीकत क्या थी? देखिए, एक बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो हम उलमा के पीछे पड़े रहते हैं कि ये पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे, असल में दो तरह के रुझानात थे। एक वो लोग थे जो पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी चाहते थे, और एक वो लोग थे जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान चाहते थे। अब जो हिंदुस्तान को अलग आज़ाद करना चाहते थे, पाकिस्तान को अलग आज़ाद करना चाहते थे, वो तो पसंदीदा ठहरे क्योंकि पाकिस्तान उसी अंदाज में बन गया। और जो कहते थे कि पूरा हिंदुस्तान आज़ाद हो, वो मौजूद ठहरे सारे के सारे। लेकिन इसमें एक ये भी पहलू है, इसको भी स्टडी करने की जरूरत है हमें, कि हमें देखना पड़ेगा कि भी हम उलमा हम कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ थे। या पाकिस्तान के खिलाफ होना एक अलग बात है, क्या वो आज़ादी के खिलाफ थे? क्या वो हिंदुस्तान की आज़ादी के खिलाफ थे? ये सवाल सबसे अहम है मेरे नजर कि आप ये देखें कि उनमें से कौन ये चाहता था कि ब्रिटिश राज रहे। अगर कोई ब्रिटिश राज को रखना चाहता था तो फिर तो उस पर उस अंदाज में बात की जा सकती है। लेकिन अगर वो ब्रिटिश राज नहीं चाहते थे और हिंदुस्तान से अंग्रेज को निकालना चाहते थे, तो भी वो तो एक तहरीक थी, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी हमें। हम उस तहरीक को कैसे कहेंगे वो गलत लोग थे? देखिए, हिंदुस्तान की तो आज़ादी वो चाहते थे। अब ये ठीक है, हिंदुस्तान सदियों से आबाद मुल्क था, हज़ार साल से का आबाद मुल्क था, आबा अजदाद सबके यहीं रहते थे। अब बहुत से लोग इसकी तकसीम नहीं चाहते थे, बहुत से लोग इसकी तकसीम चाहते थे। हो गया तकसीम, इसके बैनुल-अक़वामी अवामिल भी है। आज तो तारीख बहुत ओपन हो गई ना, आज तो आप लाइब्रेरियों में जो चीज़ चाहें निकाल लें, अभी गूगल से आप निकाल लें कि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है, इसके पसे पर्दा क्या क्या मुहरक़ात है, तो पता नहीं क्या क्या कुछ निकल आएगा। अमेरिकन डॉक्यूमेंट्स भी निकल आएंगे, ब्रिटिश डॉक्यूमेंट भी निकल आएंगे, और पता नहीं क्या क्या कुछ निकल आएगा। और बिल्कुल ये बात भी निकल के सामने आ जाएगी कि भी कम्युनिज्म को रोकना था। लेकिन सारी बातों का लुबे-लुबाब यहाँ पे आके आएगा। तो वो जो आपने सवाल किया कि वो जो तहरीकें कम्युनिज्म की थी, वो थी कि वो रूस का इनकलाब 17 का आ चुका था, और आने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार जो थी वो रूस जीत चुका था। और रूस ने जब सेकेंड वर्ल्ड वार जीती है तो उसके बाद रूस का तो पूरी दुनिया में तूती बोलता था, लेकिन रूस को तो फिर रोकने वाली कुव्वत ही कोई नहीं थी। इसी दौरान चीन में इनकलाब आ गया। अब ये दो बड़े मुल्क, रकबे का, दुनिया का सबसे बड़ा रकबे का मुल्क और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का मुल्क, उन दोनों मुल्कों में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ गया। और अब इसके सामने खड़ा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अब हिंदुस्तान दुनिया की उस वक्त भी रकबे और आबादी के सबसे बड़ा इलाका था। अगर यहाँ रेवोल्यूशन आ जाता तो वो रेवोल्यूशन हो सकता सारे यूरोप को अपने आगे लगा के आगे निकल जाता। लिहाजा यहाँ कम्युनिज्म को रोकना जरूरी था उन फोर्सेस के लिए जो फोर्सेस कम्युनिज्म के मुखालिफ थी। तो फिर यहाँ पर ये फैसला उन्होंने किया कि पाकिस्तान को हमने हर सूरत कम्युनिज्म को यहाँ रोकना है। यही वो दौर है जब पाकिस्तान के अंदर बाकायदा अमेरिकन ने अपना हवाई अड्डा बनाया, पाकिस्तान ने उसको अपने बेस दिए, उन्होंने अपने हवाई अड्डे यहाँ बड़ा बेर में पेशावर के पास बनाया, और फिर रूस के U-2 यहाँ से उड़ा, और वो U-2 बाद में रूसियों ने गिराया भी और दुनिया भर को दिखाया कि देखें हमारी जासूसी पाकिस्तान से होती है। तो ये एक बहुत बड़ा उस वक्त एक खतरा था पाकिस्तान के लिए कि रूस पाकिस्तान पे हमला ना कर दे कहीं। तो फिर इसी तरह आगे चलते चलते 1954 में पाकिस्तान हुकूमत ने कम्युनिस्ट पार्टी पे बैन लगा दिया। वो बैन भी इसीलिए लगाया गया था कि ये वैसे वो पीरियड है जहाँ तक मेरी यादाश्त काम करती है कि अमेरिका में भी गलबन 1954 में ही कम्युनिस्ट पार्टी पे पाबंदी लगी, और इंडिया में भी कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी पे पाबंदी लगाई, जो बहुत कम जेर बहस आता है ये मामला। लेकिन लोग समझते हैं कि नेहरू साहब बहुत बड़े सोशलिस्ट थे और वो बड़े प्रो कम्युनिस्ट थे और कम्युनिस्टों को कुछ नहीं कहा उन्होंने। ऐसी बात नहीं, उन्होंने भी बथेरी चद्रोल की कम्युनिस्टों की और बैन लगाया कम्युनिस्ट पार्टी। और इस तरह पाकिस्तान के अंदर 54 में कम्युनिस्ट पार्टी पे बैन लगा। और इससे पहले यहाँ और वाक़या हुआ था पिंडी कॉन्स्पिरेसी केस का। उसमें यह था कि जी फौज का एक हिस्सा जो है वो बगावत करके पलटना चाहता था और इक़्तिदार को जो है वो अपने कब्जे में लेना चाहता था, और वो यहाँ पे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सियासत बनाना चाहता था पाकिस्तान को।
वो नाकाम हो गया मामला, जिसमें फैज साहब और जिसमें जनरल फैज साहब अकबर थे और ये सब लोग शामिल थे उसमें। तो वो लेकिन वो नाकाम हो गया। फिर ये 16-17 लोग जो थे ये पकड़े गए, लेकिन इनके नीचे एक बड़ी खेप कम्युनिस्टों की पकड़ी गई और फिर कम्युनिस्ट पार्टी पे बाद में उन्होंने बैन लगा दिया। अब उसके ऊपर तफसील में मैं नहीं जाऊंगा ज्यादा, लेकिन उसके ऊपर बाद में एक ब्यूरोक्रेट ने जो किताब लिखी है, हसन जहीर साहब ने, जो बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट थे। अगर दोस्त वो उस किताब का मुतालिया करें, अंग्रेजी में लिखी उन्होंने, लेकिन वो पिंडी कॉन्स्पिरेसी केस को बहुत ज्यादा उन्होंने एक्सपोज किया है कि वो था क्या और किस तरह से था, क्योंकि कुछ भी नहीं था, ना कहते ना सूत ना कपास, जुलाई से लटम लटा। तो मतलब इस तरह की एक मिसाल है कि ना सूत है ना कपास है, जुलाई से हम कहते लठा निकाल, वो कहाँ से लठा निकाल, सूत कपास तो है ही नहीं हमारे पास। तो अब ये वो दौर था तो जिसमें पाकिस्तान जो यहाँ तक आया। अब वो यहाँ पर जो हुकूमतें बनी वो हुकूमतें कम्युनिज्म के खिलाफ थी, प्रो अमेरिकन थी, प्रो यूरोप थी। 56 तक ये मामला चला। कभी एक ने दूसरे को हटा दिया, एक ने तीसरे को हटा दिया, एक अतल फतल यहाँ चलती रही। 56 में आके आइन बना पाकिस्तान जी। ये इंडिया ने अपना आइन फौरन ही बना लिया, 49 में लागू कर दिया। 1 साल 2 साल के अंदर उन्होंने अपने मामला दंग करके और जागीरदारी के खात्मे का ऐलान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया। तो पाकिस्तान में 56 में आइन बना, तो लेकिन जागीरदारी के खात्मे का ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि उनका सर आइन बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग थे, और यहाँ पे बनाने के लिए हमें मजहब का भी सहारा लेना था, और उन्हीं का, जिसको कायद-ए-आज़म कहते थे खोटे सिक्के हैं, वो जागीरदार थे, उनको भी तो बचाना था। फिर वो ब्यूरोक्रेसी भी और जो थी वहाँ की फौज भी, देखें ना, दोनों ब्रिटिश ट्रेन थी। अब ये जागीरदारी और ये सारे आपस में मिले जुले थे, ये एक ही कबीला समझिए आप। माने कि पाकिस्तान का ट्राइबल सिस्टम, पाकिस्तान का फ्यूडल सिस्टम और पाकिस्तान के जो हमारे गद्दी नशीन है, ये जितना भी दरगाही निज़ाम है, इसकी भी बड़ी अक्सरियत प्रो ब्रिटिश थी और ब्रिटिश ने उनकी बड़ी सरपरस्ती भी की। तो इनमें आपस में तालमेल था। तो पाकिस्तान के अंदर जब आइन भी बना तो उस पर सबका असर नजर आता है कि उन्होंने उस आइन को बाकायदा एक इस्लामी आइन बनाया, उनके सेकुलर आइन भी नहीं बनाया, और पाकिस्तान का नाम भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा, और इसमें करारदाद मकासद को भी रखा और सब चीज़ों को रखा। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात ये हुई कि इस दौरान जो पाकिस्तान में कम्युनिस्ट अनासर थे, प्रोग्रेसिव लोग थे, वो भी पूरी जद्दोजहद करते रहे। मतलब कि उनकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बहुत उनकी जद्दोजहद है। तो वो मतलब कि उन्होंने सब ने मिल मिला के यहाँ एक पार्टी बनाई, नेशनल पार्टी। सर मैं इसमें थोड़ा सा ये सवाल करना चाहूँगा, मेरी जनरेशन के जो लोग हैं, जो 90s के या उसके बाद के हैं, उस वक्त तक जो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट अनासर थे वो कम पड़ चुके थे, या सामने नहीं आते थे, या आने नहीं दिया जाता था। तो हम जैसों को तो ये बताया और सिखाया गया कि कम्युनिस्ट सोशलिस्ट काफिर भी होते हैं, गद्दार भी होते हैं, ये रशियन एजेंट है, ये चाइनीज़ एजेंट हैं, बल्कि इंडियन एजेंट भी हैं, इसराइली एजेंट भी हैं। तो इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, हकीकतें सब अपनी जगह पे हैं प्रोपोगंडे की शक्ल में, लेकिन वैसे तो हकायक में कोई हकीकत नहीं है इनमें। मतलब कम्युनिस्ट होते हैं, वो फिर एंटी रिलीजन नहीं होते। मतलब कि यूरोप पूरे की बड़ी आबादी दैरियों पे मुश्तमिल है, वो कम्युनिस्ट नहीं है। मतलब कि यूरोप के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने वहाँ के चर्च को उठाकर बाहर फेंक दिया। बिल्कुल। और लेकिन वो कम्युनिस्ट नहीं बने थे सारे यूरोप में, वो दैरिये बने थे। तो हम जो कम्युनिस्ट दैरिया नहीं होता। बिल्कुल। उनकी पहली बात ये फर्क समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ दैरियत को और कम्युनिज्म को गड़बड़ कर दिया गया और एक पूरी मनसूबाबंदी से किया गया। मतलब कि अमेरिकन ने और यूरोपियन ने, खासतौर पर ब्रिटिश जो थे उस वक्त, मतलब कि अमेरिकन से ज्यादा ट्रेन थे ब्रिटिश जो थे, दुनिया पे हुकूमत उन्होंने की थी। अमेरिकन की हुकूमत तो अभी शुरू हुई थी दुनिया को। तो उन्होंने ये पॉलिसी बना ली थी कि हमने कम्युनिज्म के खिलाफ मजहब को इस्तेमाल करना। तो ये सारा काम उन्होंने फिर मजहबी जमातों से लिया, और उसमें सारी जमातों ने साथ नहीं दिया उनका, लेकिन कुछ जमातों ने उनका साथ दिया और उन्होंने कम्युनिज्म के मुकाबले पे रिलीजन को खड़ा कर दिया कि ये तो जी इस्लाम के खिलाफ है, ये उसके खिलाफ है, ये उसके खिलाफ है, इसराइल के खिलाफ है। भी कम्युनिज्म का इसराइल के हामी होना या खिलाफ होने से क्या ताल्लुक है? इल्म का। कम्युनिज्म तो एक साइंस है ना, एक इल्म है। तो इल्म का किसी का हामी होना या खिलाफ क्या होना, क्या चीज होती है? जैसे किताब सबकी दोस्त होती है, या आपके खिलाफ है तो आपकी दुश्मन हो सकती है, लेकिन आप किताब की नफी तो नहीं कर सकते ना। बल्कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर मौलाना बशानी थे। मौलाना बशानी थे, जिनकी दाढ़ी थी बाकायदा, वो इमाम मस्जिद थे। जी जी, वो बाकायदा इमाम मस्जिद थे। तो यहाँ और बहुत से लोग हैं जिन्होंने मसलन के कम्युनिज्म को इस्लाम के हवाले से तशरीह की। उनकी पूरा स्कूल ऑफ थॉट था ये।
लेकिन उन्होंने पूरी मनसूबाबंदी के साथ कम्युनिज्म को मजहब के मुकाबले पे लाके खड़ा कर दिया। और चूंकि वरसे इक़्तिदार कुफ्ते जो थी वो चाहती थी कि यहाँ पर कम्युनिज्म पनपने ना पाए और उससे बैनुल-अक़वामी साम्राज्य की हमायत भी हासिल थी। लिहाजा उस पर फिर जमात इस्लामी जैसी जो जमातें थी इनको बहुत प्रमोट किया गया, बहुत ज़्यादा फंडिंग की गई इनको इस काम के लिए। इन्होंने फिर बहुत काम किया इसके ऊपर, लिखा, बेताशा लिखा और ये साबित करने की कोशिश की कि कम्युनिज्म जो है ये इस्लाम के खिलाफ। और मैं ये कहूँगा कि उसमें कुछ ऐसी हरकतें हुई हैं पाकिस्तान के लोगों से भी कि वो अपने इस मकसद में कामयाब हो गए। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ एक बात जो मैं महसूस करता हूँ, जब तक मैं यूरोप नहीं गया था, मैंने यूरोप को नहीं देखा था, तो उस वक्त तक यूरोप के माहौल और मुआशरे को मैंने पढ़ा था। लेकिन जब मैं यूरोप गया हूँ तो मैंने यूरोप को जब अपनी आंखों से देखा तो यूरोप का एक जो उस वक्त यूरोप से पढ़ लिख के लोग आए थे वो ज़्यादातर वो लोग अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते थे। उनका एक अपना तर्ज जिंदगी था, क्योंकि यूरोप का वही तर्ज जिंदगी था। तो मजे के एक आज़ादाना सी जिंदगी, शराब पीना कोई बुरी बात नहीं थी। वैसे तो शराब भुट्टो साहब ने बैन की पाकिस्तान में, जी। उससे पहले तक तो शराब बैन थी भी नहीं। और एक फैशनेबल सी जिंदगी गुजारना और एक मॉडर्न सा तर्ज जिंदगी रखना ये था। तो वो यहाँ हर तर्ज जिंदगी रखने वाले को जो है वो कम्युनिस्ट कह देते थे लोग। मतलब कि शराब पीने वाले को कम्युनिस्ट कह देते थे। भी शराब तो अंग्रेज के दौर में पता नहीं कौन कौन पीता आया था और यहाँ और कौन कौन पी रहे थे और पर्दे के पीछे कौन कौन पी रहे थे ये पता नहीं, कि वो बारिश पी रहे थे या बगैर दाढ़ी के पी रहे थे, क्या था ये क्या नहीं था। लेकिन वो एक पूरा प्रोपेगेंडा कम्युनिज्म के खिलाफ चला और उनको फिफ्थ कॉलमिस्ट कहा गया, उनको इसराइली एजेंट कहा गया। जबकि भाई इसराइल का क्या ताल्लुक कम्युनिज्म के साथ, कि उसका एजेंट हो गया, वो इसराइल का कोई एजेंट हो जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कम्युनिज्म को। बिल्कुल उसकी तो उसने तो फिलिस्तीनियों के साथ अगर जाति ना करते इसराइली और वो जाति करवाई बरतानिया और अमेरिका ने, कि पूरा वो रीजन इसराइल को दिया, उन्होंने बनवाया, फिलिस्तीनियों की जगह पे कब्जा करवाया। अगर वो कब्जा ना करवा दे तो दुनिया में यहूदियों को जानता भी ना कोई। बल्कि पाकिस्तान में जिन्होंने सबसे बड़ी मजहब की ठेकेदारी ली वो कत्ल करने में शामिल थे, बिल्कुल उसमें शामिल थे वो सारे। तो मेरा मतलब कहने का ये कि ये बिल्कुल फिर एक सियासी बात थी सारी। फिर वो इंडिया का नाम इस्तेमाल किया गया इसलिए कि इंडिया के साथ तकसीम के मामले पे जो बहुत ही भयानक वाक़यात रूनमा हुए, लाखों करोड़ों लोग जो है वो बेखानमा हुए, मारे गए, कत्लो गारत गरी हुई, बहनें बेटियां वो उजड़ी बेचारी, तो एक दुश्मनी ने जन्म लिया जो कैसे लगता है एक मनसूबाबंदी का हिस्सा था कि ब्रिटिश आर्मी जो है वो इसको रोक ही नहीं पाई। ये क्या बात हुई। अब ब्रिटिश आर्मी इतनी बेबस तो नहीं हो गई थी, ठीक है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसकी हालत पतली हो गई, लेकिन इतनी बेबस नहीं थी कई हंगामों को वो ना रोक पाती। लेकिन हंगामे हुए, ट्रेनों की ट्रेनें कटी और वो नफरत इतनी बड़ी इंडिया के खिलाफ कि अब वो इंडिया की दोस्ती और दुश्मनी भी हमारे यहाँ एक सियासी रंग में चली गई कि अगर आप इंडिया के दोस्त हैं तो आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं, अगर आप इंडिया के दुश्मन हैं तो आप पाकिस्तानी हैं, वरना आप पाकिस्तानी नहीं है। ये एक अजीब, दुनिया में शायद पहला ही मुल्क है हमारा। हालांकि मैंने देखा यूरोप में जर्मनी वाले बहुत नफरत करते थे अपने इंग्लैंड वालों से, फ्रांस वालों से या अंग्रेजी जुबान से भी नफरत करते थे, लेकिन इस तरह की नफरत तो वो भी नहीं करते थे जिस तरह की नफरत हमारे यहाँ ये जन्म लिया कि बंदे को जो इंडिया का दोस्त है उसे पता नहीं वो कम्युनिस्ट है नहीं है, क्या नहीं है, एंटी कम्युनिस्ट है, वो कम्युनिस्ट है। बिल्कुल। तो यहाँ बल्कि बैन लगा तो एक बड़ा मशहूर लतीफा है कि पुलिस ने एक बंदे को पकड़ लिया, एक साहब को, तो उसने कहा भाई मुझे क्यों पकड़ लिया, मैं तो एंटी कम्युनिस्ट हूँ। उसने कहा कम्युनिस्ट तो है ना तो चल अंदर। तो मैंने कि यहाँ तक था कि भी तू कम्युनिस्ट तो है ना तो चल अंदर, वो भी अंदर। तो ये क्योंकि असल में ये था एक मास्टर प्लान था, उसका दी एंड हुआ अफगान वार पे आके। आप समझ लें कि उस पूरे ड्रामे का जो स्क्रिप्ट लिखा गया था उस वक्त, उसका दी एंड हुआ अफगान वार। वो स्क्रिप्ट उस वक्त लिखा जा रहा था, पूरी एक मनसूबाबंदी बन रही थी कि कैसे हमने इस इलाके में रूस को रोकना है, चीन को रोकना है। इन दोनों को रोकने का मतलब ये था कि इस रीजन में कम्युनिज्म को नहीं फैलने देना। लिहाजा उन्होंने हर उस चीज को दबाया जो जिसके आगे काफ भी आता था या कम्युनिज्म का सी भी आता था। तो वो फिर ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडे हुए, ऐसी ऐसी बातें यहाँ हुई। और इसमें एक मामला और भी हुआ कि जब रूस के साथ हमारी जब ये U2 उन्होंने गिरा लिया तो उन्होंने पाकिस्तान के गिर्द एक लाल दायरा लगा दिया। अब दायरा हर मुल्क की अपनी सालमियत होती है जी। और हर मुल्क अपनी सालमियत का दिफा करता है, हम भी करते हैं, बाकी ममालिक भी करते हैं। अब जब रूस अमेरिकन जहाज उड़ के रूस की जासूसी करेंगे तो रूस हमें गले में आगे फूलों के हार तो नहीं डालेंगे हमारे गले में। अब रूसी तो हमें फिर निशान ही लगाएंगे ना हमारे गिर्द। और वो पीरियड था कि जब रूस ने अपने आप को इंडिया के ज्यादा
नजदीक किया। अब हमारी और इंडिया की जो दुश्मनी पहले ही आसमान पे थी। जी जी। मतलब कि जहां तक इंडियन देखे ना, दुश्मनी में कितने आगे थे कि गांधी पाकिस्तान आ रहे हैं कि भाई आपस में बैठ के रिकनसाइल करें हम चीजों को, बिल्कुल। और वसाइल जो पाकिस्तान के देने हैं हिंदुस्तान ने वो दे, और जाकर लोगों के दरमियान भाईचारे को फरोग दे। उन्होंने गांधी को गोली मार दी ऐसे। मतलब कि यहाँ तक समझे कि प्लान था ना कि ये मामला नहीं होने देना, बिल्कुल। इस दुश्मनी को परवान चढ़ाना है। ये भी एक मास्टर प्लान का हिस्सा लगता है पूरे का पूरा। अब वो जो रूस जो था वो जाहिर है कि जब आपने ये सारी हरकतें कर दी, पहले आप उसकी दावत को ठुकरा कर अमरीका चले गए, फिर आपने यहाँ से जहाज उड़ा के उसकी जासूसी कर ली, जहाज गिरा के उन्होंने सबूत पेश कर दिए, तो फिर वो इंडिया के ज्यादा नजदीक हुए। तो फिर वो जो रूस का दोस्त है वो इंडिया का दोस्त है, वो फिर पाकिस्तान में पाकिस्तान में मैं एज ए तालिब इल्म ये कभी सोचता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट थे, एक तो वो सारे बिखरे हुए, हर किसी ने 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई, अलग हो गए, जबकि दूसरी तरफ जो दायां बाजू था वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना रहे थे। कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट जो है वो अपने नज़रिए के परवान चढ़ाने के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बना, हालांकि बहुत बड़े तगड़े लोग जिसे हम कहते हैं मुआशी तौर पर वो मौजूद थे, वो इस तरफ क्यों नहीं आए? वो सिर्फ नारेबाजी या जलसों में ही सिर्फ इस तक क्यों रहे? जबकि जमात इस्लामी अगर हम जिक्र करें, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एंटी कम्युनिस्ट जमात इस्लामी को ही समझा जाता है। उन्होंने बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए, मदरसे बनाए, यूनिवर्सिटियाँ बना दी, कॉलेज बना दिए, जबकि जब हम इनकी तरफ देखते हैं तो वो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नज़र नहीं आता। देखिए, मैं अर्ज करूँ कि ये ऐसा नहीं था मामला। मतलब कि जब कम्युनिस्ट पार्टी पे बैन लगा, अब चबन कितना पीरियड है, पाकिस्तान 47 में बनता है, 48 बुरहान है, कायद आज़म की डेथ हो गई, लियाकत अली खान की डेथ हो गई, इन सारे कराची से गुजरता गुजरता आप चबन तक आते हैं। अब चबन में कम्युनिस्ट पार्टी बैन हो जाती है, चबन तक कम्युनिस्ट पार्टी इंटैक्ट है। मतलब कि बाकायदा जो भी उसकी तंजीमी शक्ल है वो एक है पूरे पाकिस्तान में, और मशरकी पाकिस्तान में भी और मगरबी पाकिस्तान में, मतलब कि पूरा इंटैक्ट है कम्युनिस्ट पार्टी। अब बैन जब लगता है तो बाकायदा कम्युनिस्ट ज़ेर अताब आ जाते हैं, और जब वो जो माहौल होता है ना, उस माहौल को अगर आप उस दौर में जाकर गौर करें कि क्या पुलिस हशर बिगाड़ती होगी कम्युनिस्टों का, जब अमेरिकन आशीर्वाद भी उनको हासिल हो और ये फैसला कर लिया गया हो कि यहाँ कम्युनिज्म को किसी सूरत पनपने नहीं देना, तो उन्होंने कोई चीज़ नहीं बख्शी थी। यहाँ तक कि यहाँ तो अंजुमन तरक्की पसंद मुसलमान पे भी पाबंदी लगा दी थी, रेलवे वर्कर यूनियन पे भी उन्होंने पाबंदी लगा दी, एयरवेज एम्प्लॉइज यूनियन पे भी पाबंदी लगा दी थी, अखबारात पे पाबंदियां लगा दी, और सैकड़ों लोगों को जेलों में डाल दिया था, और लंबे अरसे तक लोग जेलों में रहे। कोई छोटा पीरियड नहीं था, सख्तियां, छापे, बर्बादियां, कोई काम करने की आपके पास मोहलत नहीं थी कि आप काम करते। अब वो उसके बाद भी सख्तियां नहीं, अब कम्युनिस्ट पार्टी पे बैन लग गया। अब जब बैन लग गया कम्युनिस्ट पार्टी पे, नया नया मुल्क बना है, तो अब कितने साल हुए हैं पाकिस्तान बने हुए। और एक और बात बहुत अहम है कि जब तकसीम, हिंदुस्तान की तकसीम होती है, तो वहाँ यहाँ के जो हिंदू और सिख कम्युनिस्ट थे वो सारे के सारे हिंदुस्तान चले गए, और वो उन्होंने यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी। मुसलमान कम थे उसमें, यानी कि अगर आप पूरा रिकॉर्ड जमा करें तो मुसलमान थोड़े थे, सिख और हिंदू कम्युनिस्ट ज़्यादा थे। वो हिंदुस्तान चले गए। अब यहाँ पे मुसलमानों ने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी। अब उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं थी जो हिंदुस्तान से कम्युनिस्ट आए थे। अब यहाँ तो कम्युनिस्ट बनने थे ना, बिल्कुल। अब आपको वक्त मिलेगा तो आप कम्युनिस्ट बनाएंगे। कम्युनिस्ट ऐसे तो नहीं कि बाजार से गए और रेडी से अब 10 किलो आलू ले आए या 1 किलो प्याज ले आए तो कम्युनिस्ट आ गए तुल के। किसी भी नजरिए के बंदे को तैयार करने पे साल लगते हैं, तो वो मौका उनको मिला ही नहीं। अब गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दिया। अब बैन करने के बाद जो था वो अब सख्तियाँ शुरू हो गई, गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। ये जब एक दफ़ा बिखरता है ना मामला, फिर उसको संभालना आसान काम नहीं होता। मतलब क्या आसानी से हम कह तो देते हैं, मतलब यहाँ पार्टियां भी जो बिखरी हैं वो फिर इकट्ठा नहीं हो पाई दोबारा। मतलब कि आप लोगों की जिंदगियों में एक पार्टी आपने बिखरती देखी होगी, वो पीपल्स पार्टी थी। कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी का बनना और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी का बिखरना, वो दोबारा आज तक नहीं अपने कदमों पे खड़ी हो पाई। बिल्कुल एक पीरियड गुजर गया। अब ये अल्लाह ना करे कि इस पार्टी का भी वोशर हो, अब दूसरी पार्टी की शामत आई हुई है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ की उसी तरह से शामत आई हुई है। अब इसका क्या बनता है क्या नहीं बनता ये वक्त बताएगा। इसी तरह नेशनल अवामी पार्टी बनी यहाँ, और नेशनल अवामी पार्टी 1954 के कम्युनिस्टों ने फिर इकट्ठे होके जो इधर उधर अंडरग्राउंड चले गए, बिखर गए, फिर उन्होंने इकट्ठे होकर नेशनल अवामी पार्टी बनाई। उस पर बैन लगा दिया गया, मतलब उसमें भी बैन लगा दिया गया। मौलाना बाशानी मशरकी पाकिस्तान से आए और उन्होंने वो उसकी सरपरस्ती उन्होंने
कबूल की और वो उसके सरबराह बने, उस पर भी बैन लगा दिया। तो ये सारे हालात हैं अपनी जगह। गिरफ्तारियां, रोज़ की गिरफ्तारियां, रोज़ के छापे, रोज़ का पकड़ा जाना। फिर आपके यहाँ प्रोग्रेसिव पेपर्स निकलते थे, अब वो मियां इफ्तिखारुद्दीन लाहौर से निकालते थे प्रोग्रेसिव पेपर्स, भी उनको भी अयूब खान ने नेशनलाइज कर लिया। बिल्कुल, देखिए कोई चीज़ छोड़ी तो है ही नहीं, तो भाई कहाँ से पनपेंगी चीज़ें। देखिए अब वो आपके अखबार तक तो निकलने नहीं देते, तो वो एजुकेशन अदारे आपके कहाँ से बनने देते। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम एक लंबे अरसे तक बड़ा लिबरल और प्रोग्रेसिव रहा। मतलब कि आपकी यूनिवर्सिटियां जो थी वो कम्युनिस्टों ने तो नहीं बनाई थी, लेकिन उसमें पढ़ाने वाले जो उस्ताद थे वो बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत ज़हीन और लिबरल लोग थे। ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में जो बाद में तब्दीलियां आई हैं तो ज़ियाउल हक के माशाल्लाह के बाद आई, ये ज़ियाउल हक के माशाल्लाह की देन है सारा के सारा। तो जमात इस्लामी भी एजुकेशन में जो आई है वो ज़ियाउल हक के दौर में आई है, सरकारी सरपरस्ती में आई है। एक तरफ सरकारी सरपरस्ती में इदारों का बनना और एक तरफ सरकारी सरपरस्ती में पिटाई का होना, ये दो बड़ी अलग अलग बातें हैं। ये पिटाई बड़ी जालिम चीज होती है ऐसे। तो मैं हंसता हूँ कई दफा लोगों के साथ कि अभी पुलिस के पास डंडा छोटा है, मतलब कि 1.5-3 फुट का डंडा होता है आजकल पुलिस वाले के हाथ में। हमारे जमाने में 6 फुट की डांग होती थी पुलिस वाले के हाथ में, और उसके ऊपर सर पे लोहा भी लगा होता था, और वो ऐसे घुमा के मारता था पुलिस वाला। बस एक ही खाते थे हम, दूसरी नहीं मांगते थे कि जिसकी कमर पे वो एक पड़ गई है ना, फिर वो सारी जिंदगी उस कमर का दर्द नहीं गया। तो मतलब कि बहुत सख्तियां थी, ये बात नहीं, आसान काम नहीं होता। देखिए एक निज़ाम दुनिया में टकराव का निज़ाम है, सरमायादारी है एक तरफ, और उसने भी अपनी एक जद्दोजहद के नतीजे में अपने इनकलाबात बर्पा किए थे। अब उसके बतन से पैदा हुआ कार्ल मार्क्स और मार्क्सिज्म जिसे हम कहते हैं, उसके बतन से पैदा हुआ, उसकी एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कार्ल मार्क्स पैदा हुआ। अब वो सरमायादाराना निज़ाम को बदलने का फलसफा दे रहा है, और वो मेहनत कशों को कह रहा है कि आगे बढ़ो और इक़्तिदार पे कब्जा करके अपनी लेजिस्लेशन करो, अपने कानून बनाओ और अपना निज़ाम हुकूमत कायम करो, फिर तुम्हारी जान छूटती है वरना नहीं छूटती। अब ये टकराव आ गया ना, एक मार्केट इकोनॉमी में और एक कंट्रोल इकोनॉमी में। अब ये टकराव आ गया कि अभी तक दुनिया मार्केट इकोनॉमी में ओपन बिजनेस है, अब यहाँ पर एक स्टेट ओन बिजनेस आ गया। अब ये दो अलग अलग फिलॉसफीज आ गई, अब इनमें टकराव आ गया। अब जिस तरह सरमायादारी ने इनकलाबात बर्पा करने के लिए दुनिया को पलट दिया था और कितने लोग मारे गए उसमें, इसी तरह कम्युनिज्म ने भी दुनिया में इनकलाबात बर्पा करने के लिए पूरी जद्दोजहद में से गुजरा। ऐसे नहीं आ जाएगा इनकलाब, ये बिल्कुल जिंदगी का खेल ऐसे से ऐसे होता है। ये जिंदगियों के खेल होते हैं, ये आसानी के खेल नहीं होते कि आपने मुआशरा बदलना है जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर का इंटरेस्ट होता है। ऐसे नहीं कि मामूली सा इंटरेस्ट होता है, तो उनसे आपने छीनना है अपना हक, तो वो तो पूरी खूनख्वारी से पड़ेंगे आपको, पूरी खूनख्वारी से मारेंगे आपको, कोई लिहाजा आपका नहीं करेंगे। उन्होंने कई ममालिक में उनके हुक्मरान मार दिए, कई ममालिक के तख्ते उलट दिए, कई ममालिक में ईरान में मुसद्दक का तख्ता उल्टा, अपना अलिंदे का तख्ता उल्टा, अफ्रीका में उन्होंने हुर्रियत पसंद जितने भी थे कम्युनिस्ट जो इक़्तिदार में भी आए और जो इक़्तिदार के नज़दीक भी पहुंचे उनको मारा, किसी को बख्शा नहीं उन्होंने। तो पाकिस्तान में भी इतना आसान नहीं खेल, मतलब कि बात करना बहुत आसान है, खेल बहुत मुश्किल होता है। मतलब कि अभी आप एक मामूली में मिसाल दे रहा हूँ कि अभी तहरीक इंसाफ वाले ज़ेर अताब हैं, निकले ना बाहर, पलट दें हुकूमत को। इतने वो कहते हैं सबसे बड़ी पार्टी है हम, और बिलाशुबा बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की सबसे, लेकिन नहीं पलटा जाता। रियासती ताकत एक अजीब चीज होती है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सोशलिस्ट हैं या आप कैसे प्रोग्रेसिव कुछ ग्रुप्स हैं जिसमें बड़ी बड़ी पुरानी पार्टियां भी हैं, अभी तक किसी न किसी हालत में कायम हैं, इवन के कम्युनिस्ट पार्टी भी किसी न किसी हालत में चल ही रही है, आप क्या समझते हैं कि तमाम कम्युनिस्टों को, तमाम सोशलिस्टों को, प्रोग्रेसिव जितने भी ग्रुप्स हैं, अब टाइम नहीं है कि उनको एक जगह पे इकट्ठा होकर अपना इत्तेहाद करके एक ताकत का मुजाहरा करना चाहिए? क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए वक्त और हालात चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं। जब रूस में इनकलाब आया तो वहाँ 18 पार्टियाँ जो अपने आप को सोशलिस्ट पार्टियाँ कहती, उसमें से कुछ पार्टियों ने इनकलाब की हमायत की और कुछ पार्टियों ने इनकलाब की हमायत नहीं की, बल्कि वो खातून भी एक सोशलिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखती थी जिसने लेनिन को गोली मारी थी, उसकी पार्टी का नाम भी सोशलिस्ट पार्टी है। तो ये होता है दुनिया के तमाम ममालिक में होता है कि कोई इनकलाब, मतलब कि लफ्ज़ सोशलिज्म और उसके तरीका इनकलाब को ज़ेर बहस लाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल।
मतलब कि सोशलिज्म में बहुत से लोग किसानों का इनकलाब चाहते थे, बहुत से लोग मजदूरों का इनकलाब चाहते थे, बहुत से लोग सरमायादारों के साथ इत्तेहाद करके इनकलाब चाहते थे। ये होता है। एक जो मार्क्स की फिलॉसफी के मुताबिक था, कभी प्रोलेटारिया का इनकलाब, मजदूरों का इनकलाब, सनती मजदूरों का इनकलाब। अब लेनिन ने उसको फॉलो किया, वो इनकलाब हो गया। नाकाम भी हो सकता था वो इनकलाब, किसी और का इनकलाब भी कामयाब हो सकता था, लेकिन लेनिन का इनकलाब कामयाब हो गया और वो एक बड़ी शक्ल बन गई। और उसमें जो जो इत्तेहादी उनके बने, वो उनके इत्तेहादी बने, जो मुखालिफ थे वो बने। लेकिन लेनिन का एक बड़ा कमाल था कि लेनिन ने जब इनकलाब आ गया, ये जज्बा होना चाहिए, दूसरे ममालिक में भी ये जज्बा होना चाहिए। लेनिन ने मास्को के अंदर एक पत्थर लगवाया बड़ा, और उस पत्थर पे उन तमाम पार्टियों के नाम और उनके सरबराहान के नाम लिखे जो उस वक्त जद्दोजहद में किसी न किसी शक्ल में थे। बिल्कुल लेनिन के खिलाफ भी थे, लेकिन वो उस निजाम को कहीं ना कहीं तोड़ना चाहते थे किसी न किसी अंदाज में। लेनिन ने कहा नहीं, वो आज भी वो पत्थर लगा हुआ है मास्को के अंदर। रास्ते मुख्तलिफ थे, मंजिल वो भी जार हुकूमत के खिलाफ थे ना। अब आप फर्ज किया कि आप नहीं है, सोशलिस्ट इनकलाब नहीं चाहते, आप कहते हैं जागीरदारी का खात्मा होना चाहिए, अवाम को उनके हकूक मिलना चाहिए, तो एक हद तक तो आप प्रो अवाम हो गए ना। बिल्कुल, आप अवाम की बात कर रहे हैं ना कि भी जागीरदारी एक फरसुदा निजाम है, जदीद मुआशरा बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा इसका नाम भी लिखो, ये भी जदीद मुआशरे की बात करता है। आप क्या समझते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बड़ा आम सवाल यह है कि जिस तरह इस्लाम में फिरके बनने के बाद असल इस्लाम ढूंढना मुश्किल हो गया, इसी तरह मार्क्सिज्म जो है, जो कम्युनिज्म है, उसमें भी फिरके लेनिनिस्ट, स्टालिनिस्ट, ट्रॉट्स्की और माओइज्म और सारा बना के, आप क्या समझते हैं कि अब इन फिरकों में कहीं असल मार्क्सिज्म ढूंढने में वक्त लगेगा? कोई वक्त नहीं लगेगा, कोई वक्त नहीं लगेगा, इसमें कोई अफवाह नहीं, सीधी सीधी क्लियर कर पाते। ये मसले के इब्तिदा शुरू दिन से इस्लाम में तो बने होंगे ना, यहाँ तो पहले दिन से है भाई। देखिए ना, ये पढ़े लिखों का मामला है यार जी। देखो ना, मार्क्सिज्म एक साइंस है, बिल्कुल, और साइंस में इजादात, जितने साइंसदान इजादात करते हैं उनका अपना तर्ज इजादात होता है। किसी की दवाई चलती है, किसी की नहीं चलती, बिल्कुल, किसी की मशीन चलती है, किसी की मशीन नहीं चलती, लेकिन ये साइंस है, सभी साइंसदान अपने अपने तजुर्बात करते हैं। तो इस तरह मार्क्सिज्म के अंदर कुछ ज्यादा फिरके भी नहीं है, दो ही ज्यादा बड़ी सोचें हैं। मतलब कि वो मार्क्स पे तो सब 100% एग्री है, सब बिल्कुल, एंगल्स पे भी 100% एग्री है सब, और लेनिन साहब की भी मुखालफत करने की जरूरत किसी में है नहीं ऐसे। मतलब कि अब आगे आगे बखेड़ा शुरू होता है, वो बखेड़ा शुरू होता है ट्रॉट्स्की और स्टालिन के हवाले से। और भाई लीडर तो लेनिन था, स्टालिन तो उसका फॉलोअर था। मतलब कि जो बेसिक फिलोसफी दी है वो मार्क्स ने दी है, उसको लिया लेनिन ने, और लेनिन से लिया स्टालिन ने, और स्टालिन ने कोई नई डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, उसने लेनिन को फॉलो किया। ट्रॉट्स्की की एक अपनी अलग डॉक्ट्राइन है पहले दिन से, जो ठीक है, उनको हक है कि वो अपनी उसकी डॉक्ट्राइन के मुताबिक इनकलाब बर्पा करें। तो ये, और ये जरूरी नहीं है कि जो लेनिनिस्ट और स्टालिनिस्ट है वो ट्रॉट्स्की को माने या ट्रॉट्स्की इनको माने, तरीकाकार अलग अलग है, ना माने। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहूंगा आपके इस इंटरव्यू की वसासत से, कि लोगों को डायलॉग की तरफ आना चाहिए, लड़ाई की तरफ नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, मतलब कि भी ट्रॉट्स्की का एक अपना नुक्ता नजर है ना इनकलाब बर्पा करने का। अब लेनिन साहब का एक अपना तरीकाकार था। लेनिन साहब जो कम्युनिस्ट पार्टी का नुक्ता नजर इंट्रोड्यूस कराया, वो लेनिन साहब ने करवाया, मार्क्स ने तो नहीं करवाया। मार्क्स ने तो फिलॉसफी दी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्स ने नहीं बनाई, ये तो लेनिन ने बनाई ना। ये लेनिन की पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। वो ट्रॉट्स्की से इत्तेफाक नहीं करते थे, वो एक अपना तर्ज सियासत चाहते थे। हक है उनको, उनके मानने वालों को भी हक है, तो वो उस पर काम करें, उसके मुताबिक रेवोल्यूशन बर्पा करें, और आपस में उलझने की बजाय जो साम्राज्य है उससे उलझे जाके। बिल्कुल, वो हर वक्त डंडा लेके स्टालिन के पीछे पड़े जाते हैं, जिससे फर्क तो कोई नहीं पड़ता। लेकिन वही आप वाली बात आ जाती है कि खाम खाए की जगह सही होती है, खाम खाए की गर्द उड़ती है, खाम खाए की फौलती है, जब से इसका कोई फायदा ही नहीं। तो ये बहुत हल्के हल्के से झगड़े हैं। कोई वो, माफ कीजिएगा, मैं उल्मा का एहतराम करता हूँ, कोई उल्मा का वो नहीं हूँ मैं, लेकिन उल्मा के झगड़े तो भाई बड़े खतरनाक है। बिल्कुल, वो तो मतलब कि एक दूसरे की मस्जिद से निकाल देते हैं बंदे को, कि हमारी मस्जिद में तू नमाज पढ़ने क्यों आया है? तो कहते नहीं संगिया ये जी चक्की इतने नहीं चलसी, मेरी सारी मस्जिद तू नमाज नहीं पढ़ी सकता, इतने चक्की नहीं चलसी, हमारे इलाके में कह देते हैं निकलो बाहर मस्जिद से। बिल्कुल, तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ कम्युनिस्टों में ऐसा कोई मामला नहीं है। तो अभी भी जो ट्रॉट्स्की हैं, मतलब कि वो अपने उस पूरे ट्रॉट्स्की की फिक्र को, ट्रॉट्स्की एक फिलॉसफर था,
उसका एक अपना स्कूल ऑफ थॉट है, भी उसको फॉलो करें, उसके मुताबिक रेवोल्यूशन बर्पा करें, लेकिन डायलॉग करें बाकी लोगों के साथ। बिल्कुल। जो दुनिया जिस अंदाज में तब्दील हो रही है, जिस अंदाज में दुनिया आगे बढ़ रही है, उसमें आप झगड़ों में पड़ के काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। मतलब कि आप जब बुर्जुआ पार्टियों के साथ यूनाइटेड फ्रंट बना सकते हैं, मतलब कि कई दफा ऐसे हालात पैदा होते हैं ना कि कम्युनिस्टों में और बुर्जुआजी में यूनाइटेड फ्रंट बनते हैं, दुनिया भर में बनते हैं, पाकिस्तान में भी बने हैं। इस तरह भाई हम आपस में भी बैठ सकते हैं, बट ठीक है यार, कुछ रुको, एक जगह रुको, ये गाली गलोच खत्म करो के साथ, एक जगह रुको। मुझे के बाक्स को तो मानते हो ना, बाबा तो इक्को ही है ना साडा। बिल्कुल, बाबा इक्को ही है ना, तो चलो बाबे का झंडा ला के, बाबे की फोटो ला के काम करो। और यहाँ पाकिस्तान में भी जो पीपल्स पार्टी को सोशलिस्ट मान सकते हैं, तो उनको भी मान लेना चाहिए। मान लेना चाहिए। मतलब कि क्या इसमें डायलॉग करने में हर्ज क्या है? जहाँ बेसिक इख्तिलाफात हैं वो रहते हैं, देखिए ना, वो तो इकोनॉमी में रहते हैं। मतलब कि आप 4 इकोनॉमिस्टों को बिठा दें और उन्हें कहा पाकिस्तान के मसाइल का हल बताएं, जो चारों अलग अलग ना बताएं तो फिर आप कहें वो चारों के चारों एक ही स्कूल ऑफ थॉट के होंगे, मतलब कि सरमायादारी के प्रमोटर होंगे सारे के, लेकिन सबका अपना अपना हल होगा, सब अपनी अपनी बात करेंगे। तो ये तो होता है ये सारा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ट्रॉट्स्काई जो है वो बजाय झगड़ा करने के, या स्टालिनिस्ट जो है वो बजाय झगड़ा करने के, वो आपस में डायलॉग नहीं कर सकते। मतलब मैं स्टालिनिस्ट हूँ, हम पाकिस्तान के अंदर रिकग्नाइज स्टालिनिस्ट हैं, माने तमाने बदनाम स्टालिनिस्ट हैं कि भाई ये है स्टालिनिस्ट। बिल्कुल, ये आज से नहीं है, जब से पॉलिटिक्स में है तब से हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दूसरों से नफरत करें। बिल्कुल भाई, ये तो साइंसी पढ़ी लिखी बातें हैं ना, साइंस की बातें हैं भाई, डायलॉग करें आपस में। बिल्कुल, और चीज़ों को आगे बढ़ाएं, और जहाँ इकट्ठे मिलकर चीज़ों को क्राइसिस से निकाल सकते हैं निकालें यार। फिर तुम में ताकत है तो तुम ले आओ इनकलाब, हम तुम्हें फॉलो कर लेंगे यार। बिल्कुल, अगर हम ले आते हैं तो तुम हमें फॉलो कर रहे हो। अगर ट्रॉट्स्की ने लेनिन को फॉलो किया ना आके, बिल्कुल, ठीक है ना, ये एक मिसाल है कि इनकलाब से कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले भी नहीं, कुछ दिन पहले ट्रॉट्स्की ने आके लेनिन को फॉलो किया। बिल्कुल, कि लेनिन की, क्योंकि लेनिन की सोच प्रिवेल कर चुकी थी और लोग लेनिन की सोच के पीछे थे सारे के सारे, तो उस वक्त ट्रॉट्स्की ने लेनिन को तस्लीम किया आके, भी ठीक किया, अच्छा किया उसने। अगर वो वहां झगड़ा शुरू कर लेते तो हो सकता है इनकलाब में नुकसान हो जाता। तो आज भी ये हो सकता है। तो ये उस तरह की फिरके बंदियां यहाँ नहीं है कम्युनिज्म में। ये तो एक ऐसी एक वेग सी टर्मिनोलॉजी होती है, जो फिरकियां जो बंटे हुए हैं जी, कोई फिरकों में नहीं बांटे हुए, 2 ही फिरके हैं, देखो उसको भी सेटल किया जा सकता है। बाकी तो देखें अलग अलग तरीकाकार है हर एक का काम करने का, क्योंकि जहाँ एक बड़ी ताकतवर पार्टी यहाँ बन जाए, यहाँ एक तो बड़ी ताकतवर पार्टी कम्युनिस्टों की बन नहीं पाई। बिल्कुल, उसकी रीजन है, लेकिन बनने नहीं दी गई, नहीं बन पाई, बहुत लंबी दास्तान है। तो अगर बन जाएगी तो आधे सवाल तो वहीं खत्म हो जाएंगे। एग्जैक्टली, लेकिन वो सवाल अभी भी एक बड़ा पॉजिटिव काम हुआ है कि पाकिस्तान की सारी लेफ्ट पार्टियां 2 धड़ों में आ गई। मतलब कि 15, 20, 40 धड़ों से पार्टियों से 2 धड़ों में आ गई। अब पूरी कोशिश है हमारी कि हम 2 धड़ों को एक कर लें। मतलब कि इस पे काम हो रहा है, वो अभी कामयाबी हमें नहीं मिली, लेकिन ईमानदारी के साथ कोशिश है कि ये दोनों धड़े एक हो जाएं। अभी एक प्रोग्रेसिव के नाम से काम कर रहे हैं, एक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से काम कर रहे हैं। मेरा ताल्लुक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ है, हमारा पाकिस्तान में पूरी बात करता है। तो हम, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि ये दोनों धड़े एक हो जाए। कहाँ 25-26 ग्रुप और कहाँ 2, तो ये बहुत मुस्बत बात है जहाँ तक बात है। और उसमें फिर हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते भी हैं, ये नहीं कि कोई एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं है, मतलब कि वो हमें बुलाते हैं हम चले जाते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं वो आ जाते हैं। लेकिन अभी एक प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठे होकर एक इत्तेहाद नहीं बना पाए, लेकिन इस पर ख्वाहिश और कोशिश जारी है। हो सकता है आने वाले दिनों में, महीनों में आप ये बात भी सुने कि ये दोनों एक हो गए, तो ये चलता है साथ साथ। फिर दूसरे एक और बात भी है यार, ये जिंदा लोगों के फलसफे हैं। बिल्कुल, 100 चीजें रंग बदलती हैं, 100 एनालिसिस रंग बदलते हैं, तो उसमें ठा पठा तो होती रहेगी। कब्रिस्तानों में खामोशियां होती हैं कि बस मान के बैठ गए यार, बस ठीक है जो है, बस वही है यार, ये चलेगा। सर आखिरी सवाल के, पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान में सोशलिज्म का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? देखिए जी, बीइंग ए कम्युनिस्ट, बीइंग ए सोशलिस्ट, तो मैं तो पाकिस्तान में सोशलिज्म का मुस्तकबिल बहुत अच्छा देखता हूँ। मेरी तो ज़िंदगी के 50-60 साल इस जद्दोजहद में गुजरे हैं, और इस दौरान पूरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कम्युनिस्ट ही रहा हूँ। मैं कभी भागा नहीं हूँ इस नज़रिए से। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कम्युनिस्ट रहा हूँ, मैं भागा नहीं हूँ।
और ना भागने का इरादा है। एक दफ़ा एक तुफैल अब्बास साहब से एक पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर से बात हो रही थी उनकी, मैं एहतराम में उनका नाम नहीं लूँगा, थोड़ा सा कमज़ोर सी बात है। तो उन्होंने कहा कि यार तुफैल साहब ने कहा कि यार हमें तो ये हुकूमतें एक दायरे में कैद कर दिया उन्होंने, और दायरे से ये निकलने नहीं देते हमें यार। जब देखो हमारी पिटाई होती रहती है, जब देखो ये होता रहता है हमारे साथ, वो होता रहता है। तो उसने कहा फिर दायरे तोड़ दें, तोड़वा दें आपके दायरे। तो तुफैल साहब ने कहा यार नहीं, जिंदगी के 70 साल गुजर गए हैं ऐसी जद्दोजहद में, अब इसी नजरिए के साथ दफन होने दो यार। बिल्कुल। अब नहीं, अब तो इसी नजरिए के साथ दफन। यानी कि आप पूरा उम्मीद हैं? मैं तो पूरा उम्मीद, इसलिए कि कम्युनिस्ट अगर मायूस हो गया ना तो वो उसके मुताले में कहीं कमी नहीं। इसमें से एक ज़िमनी सवाल मेरे ज़हन में है कि कम्युनिस्ट खास में, जैसे आपने तुफैल साहब की बात की, महराज मोहम्मद खान साहब थे, वो एक दौर में 70s में, आप क्या समझते हैं कि एक धोखा था कि एक जागीरदार को सोशलिस्ट समझ बैठे, उनके साथ मिले, फिर वो ख़ास तौर पे ये भी उम्मीद लगाए बैठे रहे कि इंतखाबात जो हैं वही हल है, इनकलाब से थोड़ा सा आप समझते हैं कि साइड चेंज की। भुट्टो साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उन पर उम्मीद लगा के भुट्टो साहब ने हालांकि 33 सीटें भी ऑफर की कि आप आएँ। अगर आप समझते हैं कि पार्लियामेंट में चले जाते तो बेहतर रहता? देखिए ये सवाल अभी पिछले दिनों कामरान ने भी मुझसे किया था। कामरान ने मेरी 2.25 घंटे की वीडियो इसी पे रिकॉर्ड की है। अब उस नस्ल में से 2-4 लोग ही हम जिंदा हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा वाबस्तगी रही तुफैल अब्बास साहब के साथ, उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त मैंने गुजारा। पहली बात तो ये है कि जब ये सारा खेल हुआ था, हम उस वक्त, मैं रावलपिंडी में कॉलेज का स्टूडेंट था और अपनी तंजीम का जूनियर मोस्ट बंदा था, मतलब कि जूनियर्स में भी जूनियर था मैं, मुझसे सीनियर बहुत लोग थे। हम कम्युनिस्टों में एक रिवाज होता है, ये हमारा असूल भी है कि जो भी फैसला तंजीम करती है वो नीचे तक, केडर तक आता है। बिल्कुल। वो केडर से उसकी अप्रूवल ली जाती है, फिर वो फैसला ऊपर तक जाता है और उसमें हर बंदे की राय शामिल की जाती है और फिर उससे एक पॉलिसी बनती है। कोई एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट मैंने नहीं पढ़ा अपनी पूरी जिंदगी में जिसमें भुट्टो को कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट कहा गया हो। हमारे ग्रुप ने, हमारी पार्टी ने कभी भुट्टो को सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कहा हो। हाँ, भुट्टो को उन्होंने ये कहा कि ये इस्लाहात करेगा, रिफॉर्मिस्ट है। अगर भुट्टो बरसिकदार आ जाता है तो ये रिफॉर्म्स करेगा। इसमें कभी कम्युनिस्ट इसको कोई रेवोल्यूशनरी नहीं माना हमारे ग्रुप ने। कहा इसके साथ यूनाइटेड फ्रंट बनाया हमने, उसकी रीजन थी। उस वक्त के हालात में हमारा भुट्टो साहब का यूनाइटेड फ्रंट बना। महराज साहब और हम सब इकट्ठे थे, एक ही ग्रुप का हिस्सा थे, सभी तुफैल अब्बास साहब के साथ हम काम करते थे। वो हमारे महराज साहब हमारे सीनियर थे, हम जूनियर थे, लेकिन तंजीम तो हमारी एक ही थी ना। तो कभी ऐसा नहीं था। दूसरा ये कि उस वक्त एक बहस थी हमारे अंदर कि क्या इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए या इनकलाब की तरफ जाना चाहिए। ये बहस हम में ही नहीं थी, ये उस वक्त का पूरा एक इंटरनेशनल फिनोमेना था। मैं कि हिंदुस्तान में भी ये बहस हो रही थी और बहुत से और ममालिक में भी ये बहस हो रही थी। और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में उन दिनों जो नक्सलबाड़ी तहरीक थी वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, वो माओइस्ट तहरीक। तो माओ का एक तो वो नारा था कि सियासी इख्तियार बंदूक की नाली से जन्म लेता है। ये माओ की एक किताब भी है, इस पर उनका कोटेशन भी है। तो उसका मतलब ये था कि इनकलाब जो है वो बंदूक से आएगा और बनेगा। और आप बिलीव भी किया हमने इसी पे। तो उस वक्त ये बहस आई कि हमें इनकलाब को, उस वक्त लफ्ज इस्तेमाल हुआ था पर्ची या बर्ची। तो लेकिन पार्टी ने फैसला किया कि हम भुट्टो को सपोर्ट करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी से हम सीटें नहीं लेंगे। भुट्टो साहब ने पहले 22 सीटें ऑफर की, फिर बाद में उन्होंने कहा कि यार जितनी सीटें आप चाहते हैं उतनी सीटें ले लें। क्योंकि ये हकीकत है अपनी जगह पे, वो लोग अभी जिंदा हैं जो इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि भुट्टो साहब के पास कोई केडर नहीं था। भुट्टो साहब को केडर सारा हमने प्रोवाइड किया पूरे पाकिस्तान में, सब जगह पे केडर तुफैल अब्बास साहब के ग्रुप ने ही प्रोवाइड किया। बहुत बड़ी तादाद में केडर प्रोवाइड किया था और उसी से पीपल्स पार्टी पे बनी भी थी, सब कुछ हुआ। तो वो उन्होंने उस वक्त सब लोगों ने इत्तफाक़े राय से ये फैसला किया था कि हमें भुट्टो साहब की पार्लियामेंट में नहीं जाना, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि भुट्टो साहब इक़्तिदार में आने के बाद कराएंगे कुछ नहीं। ये मंशूर रसाला जो हमारा, उसमें ये आर्टिकल्स मौजूद हैं, 70, 71, 72 के आर्टिकल्स मौजूद हैं, सब लिखे हुए छपे हुए मौजूद हैं।
भुट्टो साहब इलेक्शन जीत चुके थे, इक़्तिदार में आ चुके थे, वो फिर भी आर्टिकल हमारे छपे हैं उन दिनों में कि ये कुछ नहीं करेगा। नहीं, उन्होंने किया तो बहुत कुछ, उन्होंने आपको अच्छी खासी पिटाई उन्होंने भी लगाई। तो वो हमने था कि ये बस ठीक है, रिफॉर्म में थोड़ी बहुत रिफॉर्म्स करेंगे, प्रेशर है इन पे, आवाम का बहुत बड़ा प्रेशर है, उस प्रेशर को ये छोड़ के भाग नहीं सकते। लेकिन एक और बात भी थी यहाँ पर, हमारा ख्याल था कि भुट्टो साहब को सपोर्ट हम लोग करते थे और तुफैल अब्बास साहब पहले दिन से ये बात कहते थे कि भुट्टो मगरबी पाकिस्तान में इलेक्शन जीत जाएगा, जबकि हमारे अपने दोस्तों में भी इस पर थोड़ी सी तकरार थी कि कुछ का ख्याल था कि नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं जीत पाएगी। लेकिन तुफैल साहब का ईमान बहुत पक्का था इसमें, वो कहते नहीं जमात इस्लामी उजड़ जाएगी, बिल्कुल इस इलेक्शन में बर्बाद हो जाएगी जमात इस्लामी। लेकिन मशरकी पाकिस्तान उस वक्त चूँकि साथ था और सबका ख्याल ये था कि अक्सियत में आएगा मुजीबुर रहमान जी और इक़्तिदार मुजीब को ट्रांसफर। तो उस पर एनालिसिस उनका ये था कि अगर मुजीब इक़्तिदार में आ जाता है तो जैसे मशरकी पाकिस्तान में 52 में वहाँ के जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात हुए थे और जुफ्तू फ्रंट जीत गया था और मुस्लिम लीग हार गई थी, तो उन्होंने जागीरदारी के खिलाफ कानून साजी की। तो उनका ख्याल ये था कि मगरबी पाकिस्तान में भी जागीरदारी पे हमला होगा और तोड़ेंगे जागीरदारी। तो वो इत्तेफाक है हमारी बदनसीबी के, जागीरदारी क्या टूटती, मुल्क ही टूट गया। मतलब कि यहाँ की बरसेदार कुफ्ते जो हैं जिनके हाथ में ताकत है, उन्होंने मुजीब को इक़्तिदार देने के बजाय पाकिस्तान तोड़ना पसंद किया और फिर भुट्टो साहब इक़्तिदार में आ गए। तो भुट्टो साहब के इक़्तिदार में आना बड़ा और अंदाज में था कि भुट्टो साहब तो बिल्कुल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ और पावर के साथ इक़्तिदार में आ गए, और अगर वो मुजीब के साथ इक़्तिदार में आते तो हो सकता है अपोजिशन लीडर होते, शक्ल ही कुछ और होती। फिर भुट्टो साहब ने अपनी मनमानियाँ भी की, कुछ रिफॉर्म्स भी की, लैंड रिफॉर्म की पहले, फिर लेबर लॉज में भी कुछ बेहतरी की, कुछ मजदूरों को रिलीफ भी दिया। 73 तक हालात अच्छे थे, 73 के बाद फिर पॉलिसियों में तब्दीलियाँ आई और फिर पिटाइयाँ शटाइयाँ भी शुरू हुई। फिर कराची में भी गोली चली, 72 में पहले कराची में गोली चली, फिर और जगहों में चली, फिर जेलें भी दोस्तों ने काटी, हमारे दोस्तों ने भी जेलें काटी और तुफैल अब्बास साहब ने कुछ ज़्यादा ही सख्तियाँ बर्दाश्त की। 13 माह कैद में रहे भुट्टो साहब की। PI की यूनियन जो हमारी बेस यूनियन थी, हमारी बुनियादी यूनियन थी, वो भी उसी दौर में हमसे बाकायदा जबरन छीनी गई कानून में तब्दीलियाँ करके। और ये हमारा रिसाला जो था, मंशूर रिसाला, इस पर भी 74 में पाबंदियाँ लगा दी और हम नहीं निकाल पाए, 10 साल तक हम रिसाला नहीं निकाल पाए। हालांकि एक ज़माने में भुट्टो साहब कहा करते थे ये मेरा मंशूर है। तो ये होता है, ये जब आप बुर्जुआजी के साथ और इस तरह के तबकात के साथ यूनाइटेड फ्रंट बनाते हैं जो बाज़ वक्त की मजबूरियाँ और ज़रूरतें होती हैं, तो फिर उसमें होता है ये सारा कुछ, लेकिन उसका नुकसान दोनों को होता है। आज भी सर आप देखते हैं कुछ ज़ाती अनाउं का दौर चल रहा है कि उसको नहीं मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे, ये आएगा वो नहीं आएगा, और कौमी मफादात को हटाकर आप क्या समझते हैं अब भी वो हो सकता है कि अगर मुल्क टूटता है टूट जाए, हम अपनी अनाएँ नहीं छोड़ेंगे? देखेंगे अगर इस तरह अनाएँ रोक के बैठे रहेंगे ये तो इसका नुकसान मुल्क को होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मजदूर तहरीक है वो इतनी ताकतवर नहीं है कि हम भरपूर तरीके से किरदार अदा कर पाए जी। उनके कमज़ोर है, मजदूर तो बहुत हैं लेकिन तंजीम साजी कमज़ोर है हमारी। उसमें बहुत सी मज़े के 90 के बाद की जो बैनुल-अक़वामी तब्दीलियाँ हैं वो भी इस अंदाज हुई हैं, मुल्क के अंदर भी जो नई कानून साजियाँ हुई हैं वो भी इस अंदाज हुई हैं, ठेकेदारी निज़ाम इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ और बेताशा इस तरह की चीज़ें आई हैं। तो 2-3% से ज़्यादा मजदूर यूनियन में ऑर्गेनाइज है, इससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है। तो फिर एक दूसरा फिनोमेना भी है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो भी बड़ा है, तब्दीलियाँ आई हैं बहुत बड़ी, तो मजदूर तहरीक उस तरह ताकतवर नहीं है। तो लिहाजा वो इन्हें इस वक्त चैलेंज उनके लिए नहीं बन रही। लेकिन अगर ये सारी कुव्वतों ने कोई गलती की और ना संभाला इस मुल्क को, तो खुदा न खास्ता इस मुल्क को नुकसान न पहुँचे, जो कि अच्छा नहीं होगा। मतलब कि पाकिस्तान के अवाम के पास कोई और जाए पनाह नहीं है, उनके कहीं और नहीं रह सकते जाके। तो ये हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं जो इक़्तिदार का दावेदार हैं, जो इक़्तिदार में थी, इक़्तिदार से निकल गई, फिर इक़्तिदार में आने की दावेदार हैं, वो माकूलियत का मुजाहरा करें, मतलब कि नामाकूलियत की तरफ ना जाएं और ये भी ना समझें कि अवाम जो है वो उन्हें सारी ज़िंदगी बर्दाश्त ही करते रहेंगे। फिर जब ये लगेगा अनल हक का नारा तो फिर ये कोई नहीं रहेगा इनमें से, और ये नारा लग सकता है किसी वक्त भी, ये भी मैं बताऊँगा आपको। मतलब कि अवाम को जब धरती थर-थर कांपेगी, जब ताज उछाले जाएंगे, तो ये फिर हो सकता है। मतलब कि अवाम ने जब महसूस किया, अभी तो अवाम देख रही है, मतलब कि ये बिजली के बिलों के मामले पे अवाम ने हल्की सी एक झलक सी दिखाई है। और अयूब खान के खिलाफ तहरीक क्योंकि मुझे याद है हमने चलाई थी जो, तो वो फिर किस तरह लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले थे
और फिर जब भुट्टो के खिलाफ भी पाकिस्तान के राइट विंग ने तहरीक चलाई थी, PNA ने, उसमें भी लोग लाखों की तादाद में निकले थे। तो अवाम जब निकलने पे आती हैं तो फिर उसके सामने रुकता कोई नहीं है। सबसे बड़ी ताकत ऊपर अल्लाह की है, नीचे अवाम की है। ये तो सब तितर बटेर है, फिर इधर उधर हो जाते हैं, तितर बटेर भाग जाते हैं, फिर ये नजर नहीं आते थे। तो लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए खतरात पैदा किया, मतलब कि पाकिस्तान को उठाकर IMF की झोली में डाल दिया, अमरीकी साम्राज्य की झोली में डाल दिया, अपनी खुद मुख्तार पॉलिसियां खत्म कर दी। आपका जो है वो ना प्रोटेक्शन है, ना बिजली है आपके पास, ना ज़राअत है, ना नौकरियां प्रमोट हो रही हैं, ना आमदन आपकी कौमी बढ़ रही है, याशियाँ 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 और खर्च अखराजात हैं। आखिर कब तक? और दुनिया की तारीख सामने है, अभी लोग पढ़े लिखे हो गए हैं बहुत। इनकलाब फ्रांस भी लोगों ने पढ़ा है, शहनशाह ईरान का इक़्तिदार जाते हुए भी लोगों ने देखा है, और भी बहुत से ममालिक में ये सारा कुछ हुआ है। तो यहाँ भी हो सकता है, और पता नहीं लगता फिर जे रातों रात फिर अगले दिन होता क्या है सड़कों पे, कुछ पता नहीं लगता। हुक्मरान समझ रहे होते हैं, बाकी लोग समझ रहे होते हैं कि भाई बस हम तो बड़े ताकत में बैठे हैं। जैसे भुट्टो साहब कहते थे ये कुर्सी बहुत मजबूत है मेरी, और भुट्टो साहब अल्लाह माफी दे, बेचारों को फांसी लग गई, वो कुर्सी भी गई, वो भी गए। तो ज़्यादा इन हुक्मरानों को अकल के नाम लेने चाहिए। इसी उम्मीद के साथ बहुत शुक्रिया सर, आपकी मोहब्बत है, आपने इतनी बातें करवा दी हमसे। थैंक यू सो मच। बहुत आपका शुक्रिया जनाब।